हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल और सीजीएल पीटी परीक्षा 2026 का प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग सेट नंबर 12 करने वाले हैं। 11 सेट हम लोग कर चुके हैं, उसका रिवीजन हम लोग कर चुके हैं। और यह सेट जो है प्लेटफॉर्म के टीम के द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हर प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ही महत्वपूर्ण है। हम इसमें 75 प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें से जी के जीएस करंट अफेयर रहेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित युग्म का मिलान कीजिए। एक तरफ मंत्री का नाम दिया गया और दूसरी तरफ विभाग दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का यह पद है कि श्री ब्रजेश प्रसाद ठाकुर को कौन सा पद दिया गया है। तो इन्हें ऊर्जा और वित्त मंत्री इन्हें बना दिया गया है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया है। श्री सुनील कुमार को कौन सा पद दिया गया है। तो इन्हें शिक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रावैधिक एवं तकनीकी शिक्षा का इन्हें विभाग दिया गया है। और रामकृपाल यादव को कृषि विभाग दिया गया है। 1 नंबर हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न और देख लीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार थे, यह 20 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री पद के शपथ लेते हैं और यह 10वीं बार अपने मुख्यमंत्री पद के शपथ लेते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में यह राज्यसभा चले गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था। तो यह आक्षेप लाला लाजपत राय के द्वारा लगाया गया था। 2 का 1 नंबर हो जाएगा। इनके द्वारा ही कांग्रेस पर यह आक्षेप लगाया गया कि यह उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित कर अपने एक लेख में इसका जिक्र किया था। देखिए कांग्रेस के बारे में कुछ व्यक्तियों का अपनी अपनी कुछ राय थी। अश्विनी कुमार दत्त का कहना था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का एक तमाशा है। यह अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया है। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। यह बीजी तिलक के द्वारा यह कहा गया शब्द था। अगले व्यक्ति ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह सैयद अहमद खां के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया वाक्य था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उससे पहले दोस्तों आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला प्रश्न है बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। सिंचाई के बारे में इन चारों ऑप्शन में से कौन गलत है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा कि राज्य में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत नहर है। बिल्कुल गलत है। बिहार राज्य में सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है वह नलकूप हो जाएगा। नलकूप बिहार में सबसे बड़ी सिंचाई के साधन है, स्रोत है। अगला ऑप्शन में कहा गया कि कोसी परियोजना बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना। बिल्कुल सही है। सोन नहर प्रणाली बिहार के सबसे पुरानी नहर प्रणालियों में से एक है, यह भी सही है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकली है, यह भी सही है। बाकी आपका पहला ऑप्शन गलत था। 4 नंबर में है कि बिहार में समेकित बाल विकास सेवा आईसीडीएस के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में क्या शामिल है। आईसीडीएस के माध्यम से आंगनबाड़ी में कौन कौन सी सेवा प्रदान किया जाता है। तो आंगनबाड़ी के माध्यम से पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण में सहायता, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा स्कूल से पहले जो दी जाती है जो शिक्षा बैठने के लिए खेलने के लिए, वह स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा यह आंगनबाड़ी के द्वारा दिया जाता है। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा माताओं को यह भी आंगनबाड़ी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो ये चारों ऑप्शन आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इनमें से सब। और वहां से एक प्रश्न और देख लीजिएगा कि आईसीडीएस की स्थापना कब हुआ। तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। चलिए देखते हैं 5 नंबर के नीचे दिए गए कथन, एक कथन और दूसरा कारण दिया गया है। सल्तनत काल में भूमि को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया था, जिसे खालसा और जागीरी 2 भागों में बांटा गया। तो बिल्कुल सही। सल्तनत काल में भूमि को खालसा और जागीर में बांटा गया। खालसा वह था जो सरकार के नियंत्रण में आता था, नहीं सल्तनत काल में राजा के नियंत्रण में था, जो उसे खालसा भूमि कहा जाता था। जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाले भूमि शामिल तो बिल्कुल गलत। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो राज्य के नियंत्रण में भूमि थी उसे खालसा भूमि कहते थे। इसमें से अभी कथन 1 सही है और आर गलत है, यानी यहाँ
ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है कि 1937 में बिहार में गठित प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जो बिहार के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। मंत्रिमंडल ने कैदियों के रिहाई के मुद्दे पर फरवरी 1938 में त्याग पत्र दे दिया था, यह भी सही है। और इस मंत्रिमंडल ने बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1938 को पारित किया था। तो इसमें से आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था और उस समय प्रांत के प्रमुख को प्रीमियर या प्रधानमंत्री कहा जाता था, जो मुख्यमंत्री के समतुल्य है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित मृदा प्रकारों और बिहार में उनके पाए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र का सही मिलान कीजिए। तो बलसुंदरी मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो यह सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी यह गया, पटना, रोहतास और उसके दक्षिणी भागों में रोहतास के दक्षिणी भागों में पाया जाता है। लाल और पीली मिट्टी का जो है क्षेत्र यह है गया, औरंगाबाद, जमुई, दक्षिण सीमा क्षेत्रों में पाया जाता है। दलदली मिट्टी आपका एक नंबर हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण और किशनगंज के कुछ एरियो में दलदली मिट्टी पाया जाता है। निम्नलिखित राजवंशों और शासकों और बिहार में उनके संबंधी योगदान घटनाओं का सही मिलान कीजिए। ये देखते हैं, यह एशियन हिस्ट्री से दिया गया प्रश्न कि हर्यक वंश जिसके संस्थापक बिंबिसार है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और राजधानी को राजगीर बनाया गया, यह बिंबिसार के द्वारा किया गया था, जो हर्यक वंश से संबंधित है। एक का 3 हो जाएगा। गुप्त वंश में कुमारगुप्त प्रथम है, तो इसके द्वारा नालंदा महाविहार की स्थापना किया गया था। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा महाविहार की स्थापना किया गया। शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कुकुट राम विहार को नष्ट करने का प्रयास किया गया और शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के द्वारा द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर के, निम्नलिखित में से किस युग्मों को इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? तो इसमें मदनलाल ढींगरा और उधम सिंह को अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करने के आरोप में इन्हें फांसी की सजा दिया गया था। मदनलाल ढींगरा और उधम सिंह। 9 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर की, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी नेपाल में नहीं बहती है, आपका चीन हो जाएगा। भारत में बहती है और बांग्लादेश में भी प्रवाहित होती है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नेपाल में यह नदी नहीं प्रवाहित होती है। अगला है 22 नंबर, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया जाता है, तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुला एकत्रित होगा? तो यह एक बोतल है जिसको इसे गर्दन से पकड़ के अगर घुमाया जाए तो बुलबुले जो है वह किस भाग पे एकत्रित होगा? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गर्दन के निकट। यहाँ पर गर्दन के निकट जो है यह बुलबुला एकत्रित हो जाएगा। द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा? जिस पात्र में द्रव को रखा गया है तो द्रव के द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा? तो वह सभी सत्य हो जाएगा कि द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। जो दाब लगाएगा द्रव वह उसके घनत्व पर डिपेंड करेगा। प्रत्येक दिशा में समान द्रव लगेगा और पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, उसके बर्तन के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। 24 में देखिए कि एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या होता है? एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ होता है कि ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन का कारण बनने वाले श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित हो गई हो। तो 24 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्पिरिट लगाते हैं। स्पिरिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडी महसूस होती है, क्यों? कोई भी डॉक्टर जब किसी को सुई देता है तो वहां पर रुई से स्पिरिट को लगाता है तो हमें बहुत ही ठंडक महसूस होता है। वह इस वजह से क्योंकि स्पिरिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है। 25 का 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, दोनों की तरह व्यवहार करता है, वह कौन सा एग्जाम्पल होगा? तो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलिए अगला प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से किस विद्वान का यह तर्क है कि चुनावी प्रणाली
पार्टी प्रणाली की प्रकृति को निर्धारित करता है। चुनावी प्रणाली पार्टी प्रणाली को प्रकृति को निर्धारित करता है। यह तर्क दुर्वर्जर के द्वारा दिया गया है। 33 का 3 हो जाएगा दुर्वर्जर। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक समाज में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितना अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यकता नियंत्रण हेतु है। तो यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है वह एलडी वाइट के द्वारा कहा गया है कि सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यकता नियंत्रण की होती है। यह एलडी वाइट के द्वारा कहा गया कथन है। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं, यानी किसका मिलान जो है वह गलत है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का एक मार्च, यह अरस्तु के द्वारा कहा गया, बिल्कुल सही है। आधुनिक राज्य वर्ग शोषण का एक साधन है, यह हेगेल के द्वारा कहा गया, यह भी आपका कथन सही है। राज्य हिंसा को केंद्रित रूप से प्रस्तुत करता है, राज्य हिंसा को केंद्रित रूप से प्रस्तुत करता है, यह गांधी जी के द्वारा कहा गया है। तो इसमें से तीनों ऑप्शन सही है, गलत इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं और इसका एक प्राथमिक कारण यह है कि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों करता है, इसका कारण पूछा जा रहा है। तो संसाधन सभी व्यापारिक देशों में समान रूप से वितरित नहीं है, यानी जो चीज हमारे पास है वो किसी और देश के पास नहीं है और जो हमारे पास नहीं है वो किसी और देश के पास है। तो इसका आदान प्रदान करने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। तो 36 का 2 नंबर हो जाएगा। लोकतंत्र के तत्कालीन विश्व में कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकतांत्रिक शासन में निर्णय लेने एवं उनके कार्य रूप में परिणत बहुत समय लग जाता है, यह बिल्कुल सही है। राजनीतिक दल अधिकांशतः लोकतांत्रिक शासनों को अनैतिक एवं शक्तिहीन बना देते हैं, बिल्कुल सही है। और उनमें क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हित से अधिक शक्तिशाली हो जाता है, उनमें क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हितों से अधिक शक्तिशाली हो जाता है, बिल्कुल सही। इसमें से तीनों कथन आपका सही हो जाएगा। अगला है 38 नंबर की यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावली का कौन सा युग्म सही था? तो इसमें से भी आपका तीनों ऑप्शन सही है। काला लाल सुनहरा तिरंगा 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का यह झंडा था। उगते सूरज का किरण यह एक नए युग का सूत्रपात था और बलूत पत्तियों का मुकुट यह बहादुरी का प्रतीक था। तो इसमें से तीनों ऑप्शन सही है। चलिए देखिए 39, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्ण उपलब्ध है। तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है, इसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन के बारे में जिक्र किया गया है। इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्रा नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की समिति के द्वारा किया जाता था और प्रशासन में कुल 6 समितियां थी, प्रत्येक समिति में 5 मेंबर थे, यानी कुल 30 सदस्यों के द्वारा उसका प्रशासन चलाया जाता था। अगला प्रश्न कि थानथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो पूर्वी बिहार जो है यह नम उप्र आर्द्र प्रकार के जलवायु को दर्शाता है। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल को बनाता है तो उसे गली कटाव कहा जाता है। 41 का 1 हो जाएगा गली कटाव। अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ है? तो पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से सिलचर का असम जो पूर्व में है और पोरबंदर का गुजरात या पश्चिम है, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। 42 का 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 53 नंबर की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बात कही गई है। तो ये किस जगह के बारे में बोला गया है? तो वह हो जाएगा सुंदरबन के बारे में प्रकाशन किया गया है, जहां पर 428 प्रजातियों के बारे में बताया गया है। लोनार झील कहाँ? तो यह महाराष्ट्र में हो जाएगा। सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सांडी पक्षी अभ्यारण्य यह भी उत्तर प्रदेश में है और सुंदरबन वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन, सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश और सांडी पक्षी अभ्यारण्य यह भी उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। 54 का 1 नंबर है। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों कारण बनता है। अम्लीय वर्षा किसके ऑक्साइड की वजह से बनता है? तो यह सल्फर और नाइट्रोजन की वजह से बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से अम्लीय वर्षा होता है। 55 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर हम बात कर ले कि सिल्वर आयोडाइड, तो सिल्वर आयोडाइड के कारण
कृत्रिम वर्षा किया जाता है? कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड के वजह से करवाया जाता है या इससे करवाया जाता है। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह कौन सा है? वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है गंडक नदी के तट पे? तो वह हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यह हिमाचल प्रदेश में है। आपका हेमिस नेशनल पार्क यह लद्दाख में हो जाएगा और नंदा देवी नेशनल पार्क यह उत्तर भारत में आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो जल प्रदूषण अधिनियम को 1974 ईस्वी में पारित किया गया है। 57 का 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए कुछ और अधिनियम के बारे में हम आपको बता दें कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया है? तो इसे 1953 में किया गया है। तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना 1929 में किया गया है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 में किया गया है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 में किया गया। फिर वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में पारित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में पारित किया गया है। वन्य जीव का संरक्षण का अधिनियम 1972 में पारित किया गया है। और जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम को 1974 में पारित किया गया है, जो बता चुके हैं। और जैविक विविधता अधिनियम को 2002 में पारित किया गया है। यह था कुछ अधिनियम। हम सभी अधिनियम को एक पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने और F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे किस अनुपात में होते हैं? तो 3:1 के अनुपात में होगा। 58 का 2 नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए 65, इसमें कहा गया कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, यानी किसका मिलान है जो गलत है? सतलज नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में बहता, बिल्कुल सही है। नील नदी मिस्र और सूडान के बीच में, यह भी सही है। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में है, तो यह गलत है। एंडीज पर्वत का विस्तार दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में है। एंडीज पर्वत का विस्तार दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में है। वह 7 देश कौन कौन से है? वह हो जाएगा कि कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुएला। तो ब्राजील यहाँ पे कहीं से भी नहीं आता है। तो 65 का ऑप्शन नंबर 3 का मिलान गलत है। एंडीज पर्वत का विस्तार अर्जेंटीना में तो है, लेकिन ब्राजील में नहीं है, और यह दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में फैला हुआ है। पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धति के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? तो इसका प्रचलन बीज बचाव आंदोलन, नवधान्य आंदोलन और तवा मत्स्य संघ, इन तीनों के द्वारा किया गया। 66 का 4 हो जाएगा। नवधान्य आंदोलन की शुरुआत 1980 में किया गया था। 1980 में इसका शुरुआत किया गया है। और बीज बचाओ आंदोलन की भी शुरुआत 1980 के दशक में उत्तराखंड में किया गया था। अगला प्रश्न 67 के पारिस्थितिकी आला का क्या संदर्भित है? पारिस्थितिकी आला किसको संदर्भित करता है? तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका को संदर्भित करता है। कौन सा शब्द महाद्वीपीय उत्थान और मध्य महासागरीय तट के बीच पाए जाने वाले समुद्री तल के एक बड़े समतल क्षेत्र का वर्णन करता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे रसातल मैदान कहा जाता है। 68 का हो जाएगा 3 नंबर, रसातल मैदान। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ता है, यानी सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है, तो उस दिन हमारे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है, जिसे विषुव कहा जाता है। 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विषुव। निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास शब्द की परिभाषा है? इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना, यही है सतत विकास। यानी हम पर्यावरण संसाधनों को अगले पीढ़ी तक बचा कर रखे, उसको ऐसे यूज करें ताकि हमें अगले पीढ़ी के लिए भी कुछ रखा जाए, उसे ही सतत विकास कहते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, किस प्रकार का मानचित्र प्रक्षेपण महाद्वीपों के आकार को सटीक रूप से संरक्षित करता है लेकिन उनके आकार को विकृत कर देता है? तो वह है मर्केटर प्रक्षेपण। 72 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में किस शहर में
सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। तो उन्हें कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से या चंपारण समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया था। 73 का 1 नंबर हो जाएगा। और चंपारण सत्याग्रह या फिर तीन पद्धति, चंपारण सत्याग्रह या फिर तीन पद्धति से संबंधित, तीन समस्या संबंधित हर एक सेट में आपको एक प्रश्न देखने को मिला होगा। तो आइए बता देते हैं कि चंपारण समस्याओं के बारे में गांधी जी को लखनऊ के अधिवेशन 1916 में इन्हें अवगत कराया गया और राजकुमार शुक्ल के द्वारा इन्हें बताया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, जो गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह था भारत में। क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति के कारण था। कौन है? क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण क्या है? कृषि प्रगति का मुख्य कारण क्या है? तो वह था मिश्रित फसलें। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मिश्रित फसल। अब यहाँ से एक प्रश्न और उठता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। चलिए 86 नंबर में कहा गया है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं के संबंध में सही कथन का चुनाव करिए। जब नाभिकीय अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या होगा? तो नाभिकीय संलयन सूर्य और तारों के ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन जो है सूर्य और तारों के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। 86 का 2 नंबर सही है। अगला प्रश्न कि लाइकेन शैवाल और कवक के बीच की एक सहजीवी संबंध है। जो लाइकेन है वह शैवाल और कवक के बीच का एक सहजीवीय संबंध है। तो बिल्कुल सही बात है। यह शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है और कवक आश्रय व खनिज प्रदान करता है। तो आर भी इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्रिप्नोसोमा जो निद्रा रोग है यानी सोने की बीमारी है, तो ट्रिप्नोसोमा जो निद्रा रोग का कारण बनता है यह किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों की वजह से होता है? तो यह प्रोटोजोआ की वजह से होता है। 88 का 4 हो जाएगा। 89 में देखिए कहा गया है कि सहसंयोजी यौगिक जो समांतर विद्युत के कुचालक होते हैं और सहसंयोजी यौगिक में आयनों की उपस्थिति नहीं होती है बल्कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो इसमें से कौन सही या कौन गलत है? तो आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रासायनिक अभिक्रिया के दर के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया की दर समानता बढ़ जाती है। अगर अभिकारकों की सांद्रता को अगर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का दर भी आपका बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है 91 मैथ है। चलिए बता देते हैं कि मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है। तो मध्यानुपात यानी ए और बी दिया है, अगर बीच में अगर एक्स का मान पूछ रहा है इसी को मध्यानुपात कहते हैं। तो सिंपल सा तरीका, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ए बटा एक्स और एक्स बटा बी कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, एक्स का मान हो जाएगा रूट अंडर ए बी। यही मध्यानुपात का फॉर्मूला है, एक्स बराबर रूट अंडर ए बी। देखिए मैथ और रीजनिंग को स्किप करते हैं, बढ़ते हैं अपने जीके जीएस के प्रश्न की ओर। यहाँ पर सूची ए का 2 का मिलान करना। एक तरफ जैव मंडल दिया गया और उसका स्थापना वर्ष दिया गया है। नीलगिरी की स्थापना कब किया गया है? नीलगिरी जैव मंडल की स्थापना 1986 में किया गया है। 4 नंबर हो जाएगा। चलिए इसके सामने ही लिख देते हैं। नीलगिरी की 1986 में। नंदा देवी की स्थापना 1988 में किया गया है। सुंदरबन जैव मंडल की स्थापना 1989 में किया गया और कंचनजंगा जैव मंडल स्थल की स्थापना 2000 ईस्वी में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है? तो यह हो जाएगा पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र 98 का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो पूंजीगत वस्तु नहीं है? तो भोजन और वस्त्र ये दोनों पूंजीगत वस्तु नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1 से अधिक। और औजार पूंजीगत वस्तु है। 100 में कहा गया कि वैट किस पे लगाया जाता है? मूल्य वर्धित कर वैट को कहाँ लगाया जाता है, किस पे लगाया जाता है? तो यह उत्पादन और अंतिम चरणों के बीच सभी चरणों में लगाया जाता है। उत्पादन और अंतिम स्टेज के बीच सभी चरणों पर लगाया जाता है। 100 का ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। जिसमें लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। चलिए देखिए 102
उत्तर ध्रुव वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किस व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? कोई व्यक्ति जो है उत्तरी ध्रुव पर है, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर है और उसे भूमध्य रेखा तक जाना है, तो उसे किस रास्ते से गुजरेगा और किस बायोम से गुजरना होगा? तो सबसे पहले वो टुंड्रा से गुजरेगा, उसके बाद टैगा, फिर समशीतोष्ण, उसके बाद फिर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से गुजरेगा जो भूमध्य रेखा के निकट है। 102 का 2 नंबर हो जाएगा। महंगी या दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उस धन से है जिसे किस वजह से प्राप्त करना कठिन है, तो ब्याज के ऊंचे दर की वजह से उसे प्राप्त करना कठिन होता है, उसे ही महंगी या दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। 104 में आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 104 का 1 हो जाएगा। आइए यहाँ से कुछ और प्रश्न देख लेते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब किया गया। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड का स्थापना किया गया था। शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना किया गया था और यह कृषि की सबसे सर्वोच्च संस्था है। एक होता है ग्रामीण बैंक, तो ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में किया गया था। आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना भी 1982 में ही किया गया है और सिडबी की स्थापना 1990 में किया गया था। इसको भी देख लेना है, ठीक है। ग्रामीण बैंक 1975, एग्जिम बैंक 82 और सिडबी 1990 और नाबार्ड की भी स्थापना 1982 में शिवरमन समिति के सिफारिश पर किया गया था। संविधान के भाग 6 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों और प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्ति आदि का संबंध वर्णन किया गया या उसका संबंध है, तो 168 से 212 तक इन सभी बातों का जिक्र किया गया है जिसका संबंध भाग 6 में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करता है। सिर्फ यही आपका ऑप्शन 2 नंबर सही है, बाकी सभी गलत है। विधानमंडल लोगों का एक छोटा समूह है, बिल्कुल गलत है। और विधानमंडल कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा समान शक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। सिर्फ 2 सही है। चलिए देखिए 117 नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया कि कौन सा जैविक संरचना शरीर की सतहों और रक्त कोशिकाओं की परत को रोकने के लिए उत्तरदायी है, तो वह उपकला ऊतक हो जाएगा। 17 का 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से किसका मिलान सही, यानी कौन सुमेलित है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 रेसर पाइन जो है ट्रांक्यूलाइजर, यह सही मिलान है। 119 देखिएगा PtCl6 का होल स्क्वायर एवं PtCl4 में प्लेटिनियम की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? तो इसमें +4 हो जाएगा। सोडियम सल्फेट Na2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? तो +6 हो जाएगा इसका ऑक्सीकरण संख्या। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में कौन सा तत्व पाया जाता है? तांबा का अनुपात 90% होता है, 90% इसमें तांबा होता है, इसीलिए 121 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। तांबा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है तब क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है क्या? तो 122 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 T1 - T2 से। अगला प्रश्न कि ध्वनि की गति v और माध्यम फाई के मध्य स्थित हो तो यह रिश्ता क्या होगा? तो 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 v² 1/φ, या उसे पी कह सकते हैं, जो भी डिनोट कर रहा हो। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलोसफी ऑफ बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखा? तो भगवती चरण वोहरा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया और यह भी प्रश्न करीब 2-3 सेटों में पूछ लिया गया है। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण जो है वह है क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव। यह दोनों ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन के लिए मुख्य कारण है और गांधी इरविन समझौता से भारत छोड़ो आंदोलन का कोई मतलब नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक से अधिक, एक और बी हो जाएगा, ठीक। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न कि बजट के संदर्भ में गिलोटिन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो यह एक सेट और में हम इस प्रश्न को बता चुके हैं कि गिलोटिन शब्द का उपयोग मांगों पर मतदान के लिए किया जाता है। मांगों पर मतदान 126 का 3 हो जाएगा। अगला है 127 कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है
ग्रेट ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अस्थायी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए योग्यता प्रणाली किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह योग्यता प्रणाली 1855 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह 1855 से इसकी शुरुआत की गई। चलिए अब यहाँ से आपका करंट अफेयर का शुरुआत होता है। हर सेट में 5 से 6 प्रश्न करंट अफेयर का कर दिया रहता है। तो 9 से 10 फरवरी 2026 को नीति आयोग विकसित भारत और नेट जीरो की दिशा में परिदृश्यों पर कितने अध्ययन रिपोर्ट जारी कर रहा है? तो यह 11 अध्ययनों पर रिपोर्ट जारी कर रहा है। 10 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। भारत और सेशल्स के बीच द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में 9 फरवरी 2026 को चर्चा किए गए ब्लूम इकोनॉमिक सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, समुद्री सुरक्षा और मत्स्य पालन। 2 नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि 5 से 6 फरवरी 2026 तक ब्लैक स्वान शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन ओडिशा राज्य में किया गया है। 28 का 2 हो जाएगा। 7 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में किस अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर चिप को लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णवी के द्वारा 2 नैनोमीटर चिप को लॉन्च किया गया है। चलिए देखिए इस सेट का अंतिम प्रश्न। 10 फरवरी 2026 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे दिल्ली का नया मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार को दिल्ली का नया मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। 150 का 1 नंबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हमारा आज का सेट नंबर 12 समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।